नमस्कार मैम। नमस्कार। सूर्या, तुमने फिजिक्स की जो फर्स्ट लेसन था उसकी एक्सरसाइज कर डाली है? फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर की। हम्म। नो मैम। नहीं की है? मैंने कहा था ना हॉलीडेज में कर डालना उसको। और कोई क्वेश्चन नहीं आएगा तो पूछ भी लेना। हम्म। अपना वीडियो ऑन करो। हाँ, बताओ। कितने क्वेश्चन किए? शुरू किया कि नहीं किया करना? हम्म। और कहाँ गए? सब ऑफ कर दिया? हाँ, बताओ। मैम अभी नहीं फिजिक्स किया। स्टार्ट भी नहीं किया? नो मैम। तो फिर कब करोगे? छुट्टियों में क्या किया? हम्म। मैंने बोला था ना कि एक्सरसाइज कर डालना, और कोई क्वेश्चन नहीं आएगा तो फिर पूछ भी लेना, तो सारा सॉल्व हो जाएगा। हम्म। स्कूल में टीचर कराती है एक्सरसाइज? जिसमें में अभी चैप्टर चल रहा है। अभी बहुत। एक्सरसाइज फर्स्ट वाला चैप्टर चल रहा है? जिसमें पूरा नहीं हुआ। स्कूल में अभी पूरा नहीं हुआ? स्कूल में मेरे ख्याल से टीचर्स नहीं करवाएंगे एक्सरसाइज। आपको करना खुद ही पड़ेगा। हम्म। उसको करना शुरू करो। पढ़ तो चुके हो ना लेसन पूरा? जिसमें। तो उसको करना शुरू करो। अगर कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है तो पूछ सकते हो। ओके मैम। है ना? अभी हम लोग 2 मिनट और वेट करते हैं, फिर स्टार्ट कर देंगे क्लास, अगर कोई और ज्वाइन करता है या नहीं। ठीक है? ओके मैम। ओके। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। कल जो है लास्ट टॉपिक हम लोग ने जो पढ़ा था वो बैलेंस्ड फोर्स पढ़ रहे थे ना, सूर्य? उसमें हाँ, बैलेंस फोर्स पढ़ रहे थे। तो बैलेंस फोर्स की डेफिनेशन तो मैंने लिखवा दी थी ना। टू फोर्सेस विच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन आर कॉल्ड बैलेंस फोर्सेस। यहाँ तक किया है ना? जब बंद कर या। बैलेंस फोर्स के बारे में एक इंफॉर्मेशन और नोट कर लीजिए कि बैलेंस फोर्सेस जो है जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई होते हैं तो ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, और अगर वो मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा। वो उसकी स्टेट को चेंज नहीं करते हैं, क्योंकि
जो बैलेंस फोर्स होते हैं वो एक दूसरे को नलीफाई कर देते हैं, ठीक है, तो एक दूसरे के इफेक्ट को। तो ये पॉइंट भी नोट कर लीजिए कि बैलेंस फोर्सेस डू नॉट change state of rest or state of motion of the object. Okay. Now next है हमारा unbalanced force. अनबैलेंस्ड फोर्स उसे कहते हैं जैसे कोई ऑब्जेक्ट है उसमें दो ऑपोजिट फोर्स अप्लाई हो रहे हैं और दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग है। तो दोनों का मैग्नीट्यूड जब अलग अलग होगा तो रिजल्टेंट फोर्स जो है वो एक दूसरे को बैलेंस नहीं कर पाएंगे, तो ऐसे केसेस में हम बोलते हैं कि दे आर अनबैलेंस्ड फोर्सेस। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? इफ टू opposite forces of different magnitude are applied on an object, then they are unbalanced. और ऐसे केस में क्या होगा? हमेशा नेट फोर्स जो है वो एक्ट करेगा ऑब्जेक्ट में। In such case, net force acts on the object. ओके, अब जो नेट फोर्स वर्क करेगा इसका मैग्नीट्यूड जो है वो दोनों फोर्स के डिफरेंस के बराबर होगा और इसका डायरेक्शन जो होगा वो लार्जर फोर्स के डायरेक्शन में होगा। इसको भी आप नोट करिए। द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स is equal to the difference between the magnitude
of two forces and the direction is along the force of larger magnitude. ओके, तो जब भी अनबैलेंस फोर्स काम करेगा तो हमेशा वहां पर क्या होगा, नेट फोर्स के डायरेक्शन में ही ऑब्जेक्ट मूव करेगा या नहीं करेगा, उसका जो इफेक्ट आएगा वो नेट फोर्स का ही आएगा। अब अगर किसी ऑब्जेक्ट पे दो फोर्स काम कर रहे हैं जो अनबैलेंस्ड है, तो इसमें दो कंडीशन हो सकती है। क्या क्या हो सकती है? इफ two forces acting on an object are not balanced, तो फर्स्ट कंडीशन क्या होगी इसमें? अगर दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं तो क्या होगा? और दूसरी कंडीशन होगी कि जब दोनों फोर्स डिफरेंट डायरेक्शन में लग रहा है, मीन्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो फर्स्ट कंडीशन पहले हम लोग लेते हैं, व्हेन बोथ फोर्सेस आर अप्लाइंग in the same direction, उस समय क्या होगा? जब अगर दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं तो जो नेट फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड दोनों के सम के बराबर हो जाएगा। ठीक है, देन मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स is the sum of the magnitude of two forces. और उसका डायरेक्शन क्या होगा? वो सेम रहेगा क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में। एंड डायरेक्शन is same as the direction of two forces. जैसे फॉर एग्जाम्पल एक ब्लॉक है, सरफेस पे रखा है, इस पे दो फोर्स काम कर रहे हैं, एक है 10 न्यूटन का और दूसरा है 6 न्यूटन का। ठीक है, तो दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, तो जो हमारा नेट फोर्स होगा इसका डायरेक्शन वही होगा जो दोनों फोर्स का डायरेक्शन है, और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा नेट फोर्स का? दोनों का सम के बराबर होगा, मतलब 10 प्लस 6 इज इक्वल टू 16 न्यूटन, इसके बराबर हो जाएगा।
ठीक है, जब दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में काम कर रहे हैं तो ऐसा होगा। सेकंड कंडीशन है जब दोनों फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में है, व्हेन बोथ फोर्सेस आर अप्लाइंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तब क्या होगा, तो जो नेट फोर्स होगा वो दोनों के मैग्नीट्यूड के डिफरेंस के बराबर होगा। ठीक है, देन ये क्या कर रहे हो, नेट फोर्स इज, आज क्लास के बाद तुम्हारी कॉपी चेक करेंगे कैसा लिखा है तुमने। ठीक है, ओके मैम। ये हटाओ, देन नेट फोर्स इज, मैम क्या हटाना है? देन नेट फोर्स इज इक्वल टू द, क्या हटाऊं? कहाँ पे, आप कैसे ना, ये हटाओ। हट गया, देन नेट फोर्स इज इक्वल टू द डिफरेंस of the magnitude of two forces। और डायरेक्शन क्या होगा, एंड डायरेक्शन is along the direction of larger force, along the direction of larger force। जो लार्जर फोर्स का डायरेक्शन होगा नेट फोर्स का डायरेक्शन भी वही होगा। अब इसमें भी दो कंडीशन बन सकती है, जैसे एक कंडीशन है कि सपोज ये ब्लॉक है, सरफेस पे रखा हुआ है, 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है इस पे इस डायरेक्शन में, और 6 न्यूटन का फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में। तब क्या होगा, नेट फोर्स का हम लोग ने लिखा कि नेट फोर्स जो होगा दोनों के डिफरेंस के बराबर होगा और उसका डायरेक्शन लार्जर फोर्स के डायरेक्शन में होगा। तो 10 और 6 में लार्जर फोर्स 10 न्यूटन है, तो हमारा नेट फोर्स का डायरेक्शन यही होगा जो 10 न्यूटन का डायरेक्शन है। ठीक है, नेट फोर्स का डायरेक्शन होगा जो 10 वाले का है, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, दोनों के डिफरेंस के बराबर, 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 4 न्यूटन। ठीक है, इसमें एक केस और हो सकता है कि ये ब्लॉक है और इसमें 10 न्यूटन का फोर्स इस साइड से लग रहा है और 6 न्यूटन का इस साइड से लग रहा है। तब ऐसे केस में 10 न्यूटन का क्योंकि बैकवर्ड डायरेक्शन में है, तो नेट फोर्स का डायरेक्शन हमारा पीछे की तरफ होगा। नेट फोर्स मतलब जो ज्यादा अमाउंट का फोर्स है उसका जो डायरेक्शन होगा, नेट फोर्स का डायरेक्शन हमेशा वही होगा, और वैल्यू फिर वही डिफरेंस से हम निकाल लेंगे, 10 माइनस 6 ही होगी इज इक्वल टू 4 न्यूटन। तो मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन वो होगा जो लार्जर फोर्स का डायरेक्शन है। क्लियर। अब नेक्स्ट है हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन।
force of friction. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तब अप्लाई होता है, अराइज होता है, मतलब जब दो सरफेस कांटेक्ट में रहती है, तो एक सरफेस दूसरी सरफेस के ऊपर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगाती है। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तभी अराइज होगा जब दो सरफेस कांटेक्ट में रहेंगे। या हम लोग लिखेंगे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन arises when two surfaces are in contact। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल जमीन पे कोई बॉक्स रखा हुआ है, तो हमारी जो जमीन की सरफेस है वो बॉक्स के ऊपर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगाएगी। ठीक है, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है हमेशा जो है मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है। ठीक है, तो यहाँ एग्जांपल हम लोग नोट कर लें पहले। इफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में कुछ भी हो सकता है, वो हम एग्जांपल बॉक्स ले रहे हैं, is kept at rest on the floor। इस केस में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अराइज होगा, देन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन arises बिटवीन, किसके किसके बीच में लगेगा, बिटवीन द बॉटम surface of box and the floor। ठीक है, अब अगर उस बॉक्स को हम पुश करते हैं तो क्या होगा, अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है तो वो हमेशा हमारे जो हमने पुश किया है जिस डायरेक्शन में उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में वर्क करेगा। ठीक है, इसको भी पहले नोट ही कर लें। if we push the box then force of friction acting in the direction opposite to the direction of force applied, opposite to the direction of फोर्स अप्लाइड, जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगाएंगे उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वर्क करेगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड। ठीक है, अब इसमें देखो तीन कंडीशन हो सकती है। पहली कंडीशन क्या होगी, जैसे ये सपोज बॉक्स है, ठीक है, पुशिंग फोर्स इस डायरेक्शन में सपोज लग रहा है, पुशिंग फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमारा ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, फोर्स ऑफ
फ्रिक्शन, उल्टे डायरेक्शन में लग रहा है। तो अगर पुशिंग फोर्स फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से कम है, तीनों कंडीशन हम लिख रहे हैं। इफ फर्स्ट कंडीशन है पुशिंग फोर्स इज लेस देन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तब क्या होगा? कोई मूवमेंट नहीं होगा बॉक्स का, क्योंकि पुशिंग फोर्स हमारा कम है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से। तो यहाँ हम लिखेंगे नो मूवमेंट, बॉक्स मूव नहीं करेगा। ठीक है। सेकंड कंडीशन में अगर दोनों बराबर है, पुशिंग फोर्स इक्वल टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तब क्या होगा? अगर दोनों बराबर है तभी भी बॉक्स मूव नहीं करेगा, नहीं करेगा, नो मूवमेंट। थर्ड कंडीशन में जब पुशिंग फोर्स फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से ज्यादा हो जाएगा, पुशिंग फोर्स जब ग्रेटर हो जाएगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तब बॉक्स विल मूव, और किस डायरेक्शन में मूव करेगा? इन द डायरेक्शन ऑफ पुशिंग फोर्स। ठीक है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे बॉक्स विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ पुशिंग फोर्स। क्लियर है? तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा पुशिंग फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा। जब पुशिंग फोर्स ज्यादा होगा देन ओनली ऑब्जेक्ट विल मूव। अगर पुशिंग फोर्स बराबर होगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के या उससे कम होगा देन ऑब्जेक्ट विल नॉट मूव। क्लियर है? और इस केस में जब पुशिंग फोर्स जो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से ज्यादा है तब क्या हो रहा है? यहाँ पर अनबैलेंस्ड फोर्स काम कर रहा है, और जब अनबैलेंस्ड फोर्स काम करेगा तो जो नेट फोर्स होगा वो एक्ट करेगा ऑब्जेक्ट पे, और वो किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा? जिस डायरेक्शन में लार्जर फोर्स होगा। तो लार्जर फोर्स हमारा पुशिंग फोर्स है, तो जिस डायरेक्शन में पुशिंग पुशिंग फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में बॉक्स विल मूव। ठीक है। अब अगर कोई बॉक्स है और उसको हम लोग पुश करते हैं, तो ब्रॉड केस में हमको अभी तक समझ में आ रहा है कि उस पर दो फोर्स काम कर रहे हैं, एक पुशिंग फोर्स काम कर रहा है और एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन काम कर रहा है। लेकिन इन रियल इस पे और भी फोर्स काम करते हैं। वो फोर्सेस कौन कौन से हैं इसके बारे में भी जानना चाहिए। फॉर एन ऑब्जेक्ट being pushed the forces acting on it are, कौन कौन से करते हैं? जैसे ये बॉक्स है जमीन पे रखा हुआ है, इसके ऊपर दो फोर्स तो हमको पहले से ही समझ में आ रहा है। एक तो अप्लाइड फोर्स है, इस डायरेक्शन में काम कर रहा है,
और एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है जो ऑपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है। इसके अलावा एक ग्रेविटेशनल फोर्स भी काम करता है जो अर्थ लगाती है, और वो नीचे की तरफ काम करता है ना। सॉरी, ग्रेविटेशनल फोर्स जो उसका वेट बताता है ना। तो ये एक ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ काम करता है, और वो बॉक्स जिस सरफेस पे रखा हुआ है वो सरफेस भी एक फोर्स ऊपर की तरफ लगाती है इन अपवर्ड डायरेक्शन, जिसे हम कहते हैं नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स जो है ये हमेशा सरफेस लगाती है, तो यहाँ ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं चाहे तो, फोर्स exerted by the surface on which it is kept। वो सरफेस लगा रही है ये फोर्स। ठीक है, तो इस तरह से किसी भी ऑब्जेक्ट पे मेनली फोर फोर्स काम करते हैं। इसमें जो ग्रेविटेशनल फोर्स है और नॉर्मल फोर्स है ये एक दूसरे को बैलेंस कर लेते हैं, क्योंकि नॉर्मल फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है और उतना ही ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा अप्लाइड फोर्स है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, एक्चुअल में वो वर्क करता है, और उसी के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट का मूवमेंट होता है, या होगा या नहीं होगा ये डिसाइड होता है। यहाँ पर एक फोर्स और काम करता है, जो एयर प्रेजेंट है बॉक्स के चारों तरफ, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वो भी लगाती है एयर। लेकिन एयर का जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो इतना स्मॉल होता है कि उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो अगर आप नोट करना चाहें तो इस चीज को नोट कर सकते हैं। नॉर्मल फोर्स ये अपवर्ड डायरेक्शन में है, अपवर्ड डायरेक्शन, एंड ग्रेविटेशनल फोर्स ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। बैलेंसेस ईच अदर। ठीक है, और एयर का जो है क्योंकि इतना कम है इसलिए वो हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, वो भी नोट कर लीजिए। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ड्यू टू एयर is so small, therefore can be neglected। ठीक है, तो इस तरह से किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स काम करते हैं। अगर उसको हम पुश कर रहे हैं, या वो मूवमेंट में है, या मोशन में है उसे हम रोक रहे हैं, या जो भी मोशन हो रहा है, सभी में ये चार फोर्स मेनली काम करते हैं। ठीक है,
अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। कि किस तरह से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन काम करता है। सम एग्जाम्पल देखें। एग्जाम्पल 1। जैसे अभी हम लोग एग्जाम्पल ले रहे थे बॉक्स का, तो अगर बॉक्स पे हमने फोर्स अप्लाई किया और बॉक्स मूव करने लगा, जब वो मूव करने लगा तो हमने अपना हाथ हटा लिया, मीन्स जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे थे अब उसको छोड़ दिया, हमने स्टॉप कर दिया। तो क्या होगा, बॉक्स थोड़ी दूर तक जाके रुक जाएगा। ठीक है, उसकी स्पीड कम हो जाएगी और फिर उसके बाद वो रेस्ट में आ जाएगा। इसी तरह से अगर दूसरा एग्जांपल देखें कि अगर हम साइकिल चला रहे हैं, उस पे पैडल मार रहे हैं, तो पैडल करना अगर हम रोक दें तो क्या होगा कि साइकिल थोड़ी दूर तक जाएगी और फिर उसके बाद उसकी स्पीड कम होके रुक जाएगी। एक और केस लें, बॉल है जैसे, उसको हमने पैर से पुश किया तो बॉल अपनी जगह से मूव करेगी। अगर हमने पैर वहीं हटा लिया अपना, या जिससे हम हिट कर रहे हैं उसको रोक लिया, तो क्या होगा कि बॉल थोड़ी दूर जाएगी, उसके बाद रेस्ट पोजीशन में आ जाएगी। इन सारे एग्जाम्पल में हमको एक बात समझ में आ रही है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो अगर उसको कंटिन्यूअस मूव करने के लिए हमको फोर्स लगातार अप्लाई करते रहना पड़ेगा। अगर हमने फोर्स अप्लाई करना बंद कर दिया तो क्या होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो वर्क करता ही रहेगा, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्योंकि वर्क करता रहेगा और अप्लाइंग फोर्स रुक गया, तो क्या होगा कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से वो उसका मूवमेंट जो है धीरे धीरे कम होता जाएगा और वो रेस्ट में चला जाएगा। ठीक है, और अगर हम चाहते हैं कि कोई भी मूविंग बॉडी कंटिन्यूअस उसी स्पीड से मूव करती रहे, उसी वेलोसिटी से मूव करती रहे, तो हमको जो फोर्स लगाया हमने उस वेलोसिटी तक पहुंचने के लिए, उस फोर्स को अगेंस्ट फ्रिक्शन हर समय कंटिन्यूअसली अप्लाई करते रहना पड़ेगा। क्लियर है? इसको भी नोट कर लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल 1। ऑन अप्लाइंग फोर्स once box starts moving, and we stop applying force, then box slows down and comes to rest। होगा ऐसा। दूसरा एग्जांपल में भी वही चीज है। इफ वी stop pedaling a bicycle, then after some time it comes to rest। बॉल के केस में भी वही होगा। थर्ड, if we stop pushing a ball, it also comes to rest।
after traveling some distance. इन सब से हमको क्या पता चल रहा है? इन सब से हमें पता चल रहा है कि on moving object we have to continuously apply a force. To counter the force of friction. ठीक है, अदरवाइज क्या होगा? Otherwise the force of friction एक्टिंग करता रहेगा, वो तो एक्टिंग against the direction of motion or brings the object to rest. Brings the object to rest. ऐसा होगा? तो अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और वो मूव करता रहे उसी वेलोसिटी से, तो हमको फोर्स कंटिन्यूअसली अप्लाई करते रहना पड़ेगा अगेंस्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. ठीक है, मीन्स हम कह सकते हैं कि अगर हम लोग कोई ऑब्जेक्ट है उस पर अनबैलेंस्ड फोर्स काम कर रहा है, तो उसकी मोशन की कंडीशन जो है चेंज हो जाएगी. अगर मूवमेंट में है तो वो रुक जाएगा. ठीक है, अब टाइम तो खत्म हो रहा है, नेक्स्ट टॉपिक अभी नहीं स्टार्ट कर रहे हैं. ठीक है, इसको नोट कर लिया यहाँ तक? यस मैम. तो ठीक है, अपनी कॉपी दिखाओ, हम ये व्हाइट बोर्ड हटा रहे हैं. ठीक है ना, अपनी कॉपी शो करो आज वाला वर्क. साफ नहीं है, थोड़ा सा फोकस सही करो, फोकस दूर करो, पास करो, कुछ करो. मैम मैम एक मिनट. हाँ ठीक है, अब दिख रहा है. और नेक्स्ट पेज. हाँ ठीक है, नेक्स्ट पेज. हाँ ठीक है, और एक और था ना स्टार्टिंग वाला. हाँ, ठीक है, अच्छे से फिर पढ़ा भी करो. जो चीज पढ़ाते हैं ना उसको घर जाके फिर पढ़ना चाहिए. ठीक है, और याद भी करने की कोशिश करो उसको. ओके, ओके मैम. चलो मीटिंग एंड कर रहे हैं, टाइम हो गया है. हम्म, ओके मैम. नमस्कार. हाँ नमस्कार मैम. नमस्कार.